Hello everyone, welcome to Tutorial Holy. I am Ms. Rashmi. Today we are going to see the algorithm topic, that is what is algorithm, how you can write the algorithm, and what are the rules and regulations while you have to follow while you are going to write the algorithms. ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि algorithm आप लोगों को कैसे लिखने हैं. ठीक है, साथ में हम algorithm की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. algorithm क्या है, algorithm की डेफिनेशन से. So algorithm is a process or a set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations especially by the computer. अगर कंप्यूटर की हेल्प से अगर आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर कुछ कैलकुलेशंस करना है तो वहाँ पर जो सेट ऑफ रूल्स या फिर जो प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करने पड़ने वाली है वो मतलब आप लोगों का एल्गोरिदम है. और एल्गोरिदम जो होता है वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स को समझ में आती है. ठीक है, एल्गोरिदम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस और अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एल्गोरिदम की दूसरी एक डेफिनेशन यहाँ पर दी है कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल सीक्वेंस है एक्शंस का या फिर जो भी अप्रोच है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाला है उसका. ठीक है, सो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्शंस आपको लेनी पड़ने वाली है तो उन एक्शंस की जो लॉजिकल सीक्वेंस है उनको प्रॉपरली अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो वो मतलब आप लोगों का एल्गोरिदम हो जाता है. सो बेसिकली एल्गोरिदम लिखने के लिए आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम के थ्रू आप लोगों को एज एन इनपुट क्या चीज़ें प्रोवाइड की है और आपको आउटपुट क्या करना है. ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हो प्रॉपरली तब आप एल्गोरिदम को लिख सकते हो. जब तक आपको प्रॉब्लम क्या है ये समझ में नहीं आता तब तक आप प्रॉपरली एल्गोरिदम नहीं लिख सकते. इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले वाले जो वीडियो में देखा था कि कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेप्स थी, टू अंडरस्टैंड और टू एनालाइज द प्रॉब्लम. जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हो तभी आगे जाके आप लोगों को पता चलता है कि इनपुट क्या है और क्या चीज़ आप लोगों को पूछी गई है, क्या चीज़ एज एन आउटपुट वहाँ पर रिक्वायर है यूज़र को. ठीक है, सो इसलिए आप लोगों को पहले इनपुट क्या है ये बातें पता होनी चाहिए, आउटपुट आपको क्या चाहिए है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर आपका जो एल्गोरिदम है वो लिख सकते हो. और अगर आपका एल्गोरिदम प्रॉपर है तो ऑफ कोर्स आपका प्रोग्राम जो है वो भी आपका अच्छे से होने वाला है. ठीक है, सो यहाँ पर एल्गोरिदम की डेफिनेशन, एल्गोरिदम का कंसेप्ट क्या है ये आपको पता चल जाता है. उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे कि देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम. ओवरऑल वहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर बोलते हैं. पहला है आपका वेल डिफाइंड इनपुट, दूसरा है वेल डिफाइंड आउटपुट. ऑफ कोर्स एल्गोरिदम लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वेल डिफाइंड इनपुट मतलब प्रॉपर इनपुट क्या है ये आपको डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, आउटपुट आपको क्या लगने वाला है, क्या आउटपुट आपको प्रोवाइड करना है वो भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए. सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर हो जाती है. फाइनाइटनेस मतलब स्पेसिफिक फाइनाइट टाइम के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप होना चाहिए और उसने प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करना चाहिए. फाइनाइटनेस होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके एल्गोरिदम के अंदर. ठीक है, 4th कैरेक्टरिस्टिक है आपकी लैंग्वेज इंडिपेंडेंस. वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंस होना चाहिए मतलब एल्गोरिदम आप एक ही लिखोगे लेकिन भले ही वो वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ इट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. मतलब एक एल्गोरिदम अगर आपको लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो वो आप वहाँ पर लिखोगे लेकिन उसको प्रोग्राम जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो भले ही आप उसको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में एल्गोरिदम आपका सेम रहेगा. ठीक है, सेकेंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनएम्बिग्यूअस. जो भी एल्गोरिदम है आपका वो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए. आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या देना है, इनपुट क्या देना है. और एल्गोरिदम जब आप लिख रहे हो तो वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब कुछ. ठीक है, और लास्ट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है फिजिबल. ठीक है, मतलब आपका जो एल्गोरिदम है वो फिजिबल होना चाहिए. तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ वन सेंटेंसेस. तो पहला जो है एल्गोरिदम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स.
ठीक है, अल्गोरिदम को फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड इनपुट्स वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट इनपुट्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड जो चीज़ यहाँ पर बताई है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ऐड भी की है मैंने, जैसे कि इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब जो फाइनाइटनेस मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो अल्गोरिदम है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स के बाद, कुछ स्पेसिफिक टाइम लेने के बाद उसने टर्मिनेट होना चाहिए, और सिर्फ टर्मिनेट नहीं होना है, उसने वहाँ पर प्रॉपर आउटपुट जो है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया है, ऑपरेशंस आर डन एग्जैक्ट एंड इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, जो भी ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं थ्रू दी अल्गोरिदम, वो आपके एग्जैक्टली होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ही उनको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर्स की एडिशन करनी है और उसके लिए वो 2 घंटे ले रहा है, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आप लोगों का आउटपुट जो है वो आपको मिलना चाहिए, ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एल्गोरिदम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। एल्गोरिदम के अंदर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन वहाँ पर दी होनी चाहिए, जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप वहाँ पर प्रोग्राम लिखो तो वो एल्गोरिदम जो है वो वहाँ पर काम करना चाहिए, मतलब अल्गोरिदम एक ही रहेगा, भले ही आप उसको जब भी प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सी है, C# है, या फिर जावा है, पाइथन है, .NET है, कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करो, बस आपका क्या होना है, अल्गोरिदम आपका सेम रहेगा, ऐसी स्टेप आपको प्रॉपरली वहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया है, इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पर अल्गोरिदम के अंदर लिख रहे हो, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज के लिए मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया है एक्यूरेट, अनएम्बिगुअस के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया है क्लियर, ठीक है। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, और वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर बताया है, अल्गोरिदम शुड बी फिजिबल विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके पास, उसके बेस पे आपका अल्गोरिदम जो है वो फिजिबल होना चाहिए, उसने वहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग वहाँ पर करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी के थ्रू, ठीक है। देन उसका यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले आपको एक फॉर्मेट बताते दी हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब हमें अल्गोरिदम लिखना होता है तो वहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई होती है, जैसे कि अगर ये है तो आपको ये बात करनी है, अगर दूसरा है तो आपको दूसरी बात करनी है, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, इफ़ के अंदर कुछ कंडीशन आपको दी हुई होती है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको ये स्टेप करनी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको दूसरी स्टेप करनी है। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने ये फ्लो चार्ट के हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कंडीशन दी हुई होती है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यू हैव टू डू दिस, और वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं की जाती है तो आपको दूसरी चीज़ करनी है या फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, वेदर दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, दैट विल शो विच एक्शन यू हैव टू परफॉर्म देयर, ठीक है। सो ये भी कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था बिफोर राइटिंग दी एल्गोरिदम। सो पहला वाला जो एल्गोरिदम है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ अलग अलग एल्गोरिदम्स के, और वो एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं। कुछ 4, 5, 6 या फिर उससे ज़्यादा है शायद से, तो इतने एल्गोरिदम्स की जो एग्जांपल है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जितने ज़्यादा एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उतना आपको समझने में ईजी जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा एग्जांपल लिए हैं, लेकिन देखते हैं हम उसमें से कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। सो पहला एग्जांपल है कि आप लोगों को टेलीफोन से किसी आपके फ्रेंड को कॉल करना है। सीधी सिंपल सी बात है, टेलीफोन से किसी फ्रेंड को कॉल करना है, किसी फ्रेंड को आपको फ़ोन से कॉल करना है। तो इनपुट क्या है कि आपको आपके फ्रेंड का टेलीफोन नंबर जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये इनपुट रहेगा कि आपको आपके फ्रेंड का टेलीफोन नंबर पता चाहिए, अगर वो पता नहीं तो आप कॉल नहीं कर सकते। आउटपुट क्या है, नन, बस आपको क्या करना है, कॉल करना है, आउटपुट कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो स्टेप्स आप कौन कौन सी फॉलो करने वाले हो। सबसे पहले तो आप फ़ोन को उठाओगे, डायल टोन चल रहा है या नहीं वो
देख चेक करोगे, मतलब फ़ोन चल रहा है कि नहीं ये आपको पता चल जाता है। जैसे ही डायल टोन चल रहा है तो आप क्या करोगे, जो फ़ोन नंबर के डिजिट्स है उसको प्रेस करोगे, मतलब फ़ोन नंबर को डायल करोगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या रहेगी, वहाँ पर आप चेक करोगे कि फ़ोन बिजी है क्या। अगर बिजी है तो फ़ोन को रख दो, 5 मिनट के बाद फिर से सेकेंड स्टेप पे जाना है, मतलब फिर से फ़ोन नंबर को डायल करना है, ठीक है। अगर फोर्थ स्टेप, अगर फ़ोन रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है फ़ोन को, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लीव द मैसेज एंड देन एंड द कॉल, ठीक है, हैंग अप द कॉल, ठीक है। और अगर कोई आंसर नहीं कर रहा है तो ये आपको करना है। और फिफ्थ स्टेप क्या है, इफ़ नो आंसरिंग मशीन, अगर वहाँ पर आंसरिंग मशीन नहीं है, मैसेज छोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, यू हैव टू हैंग अप द कॉल एंड वेट फॉर 1 or 2 hours एंड देन अगेन गो टू स्टेप नंबर 2, दैट इज़ यू हैव टू डायल द फ़ोन नंबर अगेन, ठीक है। और फ़ोन नंबर डायल करने के बाद अगर आपके फ्रेंड ने फ़ोन उठा लिया तो आपको क्या करना है, फ्रेंड के साथ बात कर लेनी है और जैसे बात ख़त्म हो जाती है आपको फ़ोन रख देना है। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हो तो इतनी स्टेप्स आती हैं, आप सोचेंगे नहीं। फ्रेंड को जब कॉल करते हैं तो इतनी सारी स्टेप्स आती है, ये आप सोचते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जब हम अल्गोरिदम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें छोटी से छोटी बात की तरफ ध्यान देना होता है, ठीक है। सेकेंड अल्गोरिदम का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अल्गोरिदम टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स की इक्वालिटी यहाँ पर हमें चेक करनी है कि 2 नंबर आपको दिए हुए होंगे, वो 2 नंबर इक्वल है या नहीं, आपको चेक करना है। तो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, 2 नंबर दिए हुए हैं वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट करो, अगर वो 2 नंबर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपको नॉट इक्वल ऐसा प्रिंट करना है, ठीक है। सो स्टेप आपको देखनी है कि क्या करना है, आपको एक नंबर आपका इनपुट करके आएगा, फर्स्ट नंबर जो हम ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पर स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, इनपुट दी सेकंड नंबर, दूसरा जो नंबर है जिसके साथ आपको कंपेयर करना है वो ले लो, वो आ जाएगा आपका बी के अंदर, ठीक है। ए बी, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 कोई भी नाम आप वहाँ पर वेरिएबल का ले सकते हो, हमने फिलहाल यहाँ पर ए और बी लिया है, ठीक है। देन थर्ड वाली स्टेप आपकी क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी, वेदर द ए इज इक्वल टू बी, ए के अंदर जो नंबर है वो बी से इक्वल है या नहीं वो चेक करो। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर दोनों नंबर जो है वो सेम है, ठीक है, अगर दोनों नंबर जो है वो सेम है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, देन प्रिंट द इक्वल, दैट नंबर्स आर इक्वल, ऐसे आपको प्रिंट करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी से इक्वल नहीं है, तब आप क्या करोगे, यू विल जंप टू द एल्स कोड, यहाँ पर आप जंप करोगे और इसके अंदर आप क्या करोगे, नॉट इक्वल ऐसा प्रिंट कर दोगे स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप 2 नंबर्स इक्वल है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर मैंने लिया है कि 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा नंबर लार्ज है वो आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको लिखना है। तो सपोज करो पहली वाली स्टेप है इनपुट फर्स्ट नंबर हम लोगों को इनपुट करना है, वो हम लोगों ने ले लिया ए के अंदर। सपोज करो फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है 10। लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाईलाइटर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। पहला जो नंबर हम लोगों ने लिया है वो ले लिया सपोज करो 10, ठीक है। सो 10 ये हमारा पहला नंबर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट दी सेकेंड नंबर, दूसरा जो नंबर है उसको हमें इनपुट करके लेना है। दूसरा नंबर हम लोगों ने ले लिया 5, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, चेक करो ए बी से ग्रेटर है क्या। अभी ए के अंदर क्या वैल्यू है हमारी 10 और बी के अंदर क्या वैल्यू है हमारी 5। सो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, ऑफकोर्स ट्रू हो रही है। ए के अंदर 10 है तो 10 और 5, इनमें से 10 जो है हमारा वो बड़ा है, तो ये कंडीशन जो है ये हमारी ट्रू हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए इज बिगर ऐसा हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ए बड़ा है ऐसा हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो एल्स वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा यहाँ पर। अभी कंडीशन लेते हैं दूसरी वाली, जिसके अंदर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ दूसरे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं 5, पहला वाला जो नंबर है वो हमने लिया 5 और दूसरा वाला जो नंबर है वो हमने ले लिया 10,
ठीक है। सो 5 और 10, अभी यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है क्या? अभी फिलहाल नंबर क्या है हमारे 5, ए जो है वो है 5 और बी जो है वो है 10। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? ऑफ कोर्स ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि 5 जो है ये इससे बड़ा नहीं है, तो ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। फिर दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, एल्स इफ ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है क्या? मतलब 5 जो है वो 10 से छोटा है क्या? हाँ छोटा है, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। तो ये क्या करेगा? बी को यहाँ पर प्रिंट कर देगा कि भाई बी जो है वो यहाँ पर बड़ा है। ठीक है। एल्स इफ, अभी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो ये जो एल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है। अभी थर्ड एग्जाम्पल करके लेते हैं, मतलब तीनों जो कंडीशन है यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। इसको फिर से मैंने कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर सपोज करो कि आपका पहला वाला जो नंबर है वो हमने इनपुट करके दे दिया 5, दूसरा नंबर जो है वो भी हम लोगों ने इनपुट करके दे दिया 5, दोनों नंबर सेम दे दिए। तो पहले वो क्या करेगा? थर्ड स्टेप पे आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी चेक करेगा। ए जो है वो 5 है और बी जो है वो भी 5 है, तो वो चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या? ए और बी, इनमें से ए जो है वो बी से बड़ा है क्या? कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है क्या? नहीं, 5 और 5 दोनों सेम है, दोनों में से एक भी छोटा नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है कि दोनों नंबर जो है वो इक्वल है, ऐसे प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है। सो ये आपका एक एल्गोरिदम हो गया। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम का एग्जांपल है यहाँ पर वो देखो, टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। कुछ स्पेसिफिक नंबर आपको दिया जाएगा कि जैसे कि n के जगह पर हम लोगों ने सपोज करो ले लिया 5, तो 5 जो पहले जो 5 नंबर्स है उनकी सम आपको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर सेट कर दोगे आप, i को 0 पे सेट कर दोगे, सम को 0 पे इनिशलाइज कर दोगे। उसके बाद आप स्टेप थर्ड पे जाओगे। यहाँ पर स्टेप थर्ड क्या कर रही है? रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल i इज लेस देन n। अभी सपोज करो n के अंदर हम लोगों ने 5 डाल दिया है, i के अंदर हम लोगों ने 0 डाल दिया है, तो फिलहाल तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। i इज लेस देन इक्वल्स टू n जब तक है तब तक आपको क्या करना है? थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है इसको रिपीट करना है। ठीक है। सो i जो है वो है 0 एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, वो 5 से छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो 0 ये जो है ये छोटा है, तो आपकी ये कंडीशन जो है यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो आप क्या करोगे? फोर्थ स्टेप जो है वो फॉलो करोगे। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो रहा है? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम के अंदर आई की जो वैल्यू है वो ऐड कर दी जाएगी एंड फिर आई को बढ़ा दिया जाएगा 1 से। ठीक है, सो सम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? फिर अभी 0 हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो सम की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और आई को यहाँ पर बढ़ा दिया है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगी। ठीक है, सो फिर से यहाँ पर चेक किया जाएगा आई इज लेस देन इक्वल्स टू n। अभी आई क्या हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो क्या करेगा? सम के अंदर आई की जो वैल्यू है वो ऐड कर देगा, तो आपकी आई की सम की वैल्यू हो जाएगी 1 सम की वैल्यू हो जाएगी 1 और आई को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से यहाँ पर चेक किया जाएगा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n है क्या? तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या किया जाएगा? सम प्लस 1 मतलब सम प्लस आई, मतलब सम के अंदर अभी फिलहाल क्या थी? 1 प्लस 2 अगर हम यहाँ पर कर देते हैं तो आपको जो सम के अंदर वैल्यू मिल जाएगी वो होगी 3। ठीक है, सो आपको आंसर मिल जाएगा 3। ठीक है, सो और यहाँ पर क्या किया जाएगा? आई को फिर से 1 से बढ़ा दिया गया, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी आई की वैल्यू 3 हो गई है। यहाँ पर हम चेक करेंगे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? हाँ भाई बराबर है, तो फिर से सम के अंदर जो वैल्यू थी 3 को फिर से 3 से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 6। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर से आई को बढ़ा दिया जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर से चेक किया जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? हाँ बराबर है, तो फिर से सम को आई से बढ़ा दिया जाएगा जो कि पहले था 6 के अंदर आई की वैल्यू डाल दी जो कि थी हमारी 4, तो 6 + 4 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, सो सम के अंदर आपका आ जाएगा 10 और आई की वैल्यू जो है वो फिर से बढ़ा दी जाएगी जो कि हो जाएगी अभी 5।
ठीक है। सो यहाँ पर चेक किया जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, लेस देन है या फिर इक्वल है। अभी इक्वल है, 5 इक्वल्स टू 5 है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर फिर से सम की वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाएगी, 10 + 5 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 15। तो सम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 और फिर से आपका बाद में क्या किया जाएगा, सम आई को 1 से बढ़ा दिया जाएगा जो कि हो जाएगा 6। अभी यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाती है तो आप 5th वाले स्टेप के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सम को प्रिंट कर रहे हो जो कि है आपकी 15। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनपुट क्या चाहिए, रेडियस लगेगा। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आपको चाहिए है। सो रेडियस की वैल्यू हम r नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला है। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, पाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 3.14 इंटू आर इंटू आर। अभी जनरली हम जब भी हम नेचुरल मैथ्स की बात करते हैं तो इंटू मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो हमारा ऐसा होता है, लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो हमेशा ये वाला साइन होता है। ये जो साइन है आपका, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्ट्रिक भी कहा जाता है, ASTRIC। सो एस्ट्रिक इसको कहा जाता है। ये एस्ट्रिक की जो साइन है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम वहाँ पर लिख देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर 3.14 इंटू आर। अभी स्क्वायर लिखना है तो मतलब हम क्या करेंगे, r इंटू आर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और आपका जो एरिया है वो डिस्प्ले किया जाएगा और वहाँ पर आपका एल्गोरिदम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है वो है एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ये हो गया है हमारा, उसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सेम उसी तरह से, बस इनपुट आपको क्या क्या लगने वाले हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको लगने वाली है जो कि हम लोगों ने L और B नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है। नेक्स्ट हम सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो कैलकुलेट किया हुआ एरिया है उसको डिस्प्ले कर देंगे। आपका एल्गोरिदम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, सेम वैसे ही बेस एंड हाइट आपको इनपुट करके लेना है। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, और जैसे ही आपका एरिया का कैलकुलेट हो जाता है उसको आपको डिस्प्ले करना है और आपका एल्गोरिदम जो है वो वहाँ पर एंड हो जाएगा। सिमिलरली यू गो फॉर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है ना, तो उसको हम S इंटू एस लिखेंगे और एरिया जो है वो प्रिंट कर देंगे। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और क्या चीज़ आपको लगने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें लेंथ लगने वाली है। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब। सो L इंटू एल हम लिखेंगे और जो वॉल्यूम है कैलकुलेट किया हुआ उसको डिस्प्ले कर देंगे एंड में। यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि है पाई आर स्क्वायर H डिवाइड बाय 3। तो पाई आर स्क्वायर H डिवाइड बाय 3 आपका फॉर्मूला आपको पता है, तो इसके लिए हमें लगने वाला क्या है, रेडियस आपको लगने वाली है रेडियस आपको लगने वाली है और हाइट आपको लगने वाली है। ठीक है, सो वो एज एन इनपुट हम यहाँ पर ले लेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है, पाई आर स्क्वायर H डिवाइड बाय 3, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी देखो, हमेशा आप लोगों को कैसे लिखना है, जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो अभी पाई आर स्क्वायर H और पूरे नंबर को डिवाइड बाय 3 लिखना है। तो हमने क्या किया है, उनको एक ब्रैकेट में ले लिया है ताकि इन सबको पहले एग्जीक्यूट करो और फिर जो नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करो। ठीक है, और जैसे ही आपको वॉल्यूम मिल जाता है उसको आपको डिस्प्ले करना है और यहाँ पर आपका जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम का एग्जांपल यहाँ पर लिया है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का वहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3।
तो 4 पाई आर क्यूब के लिए हमें क्या लगने वाला है, रेडियस हमें लगने वाली है, तो रेडियस हम लोगों ने इनपुट करके ले दी और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख दिया 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ब्रैकेट में लिख लिया ये सब और इनको डिवाइड बाय 3 कर दिया। जैसे आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाती है, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है, उसको प्रिंट कर दो और वहाँ पर एंड कर दो। ठीक है, सो ये है हमारे इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किए। एल्गोरिथम कैसे लिखना है ये आपको पता चल जाता है इसकी हेल्प से। और यहाँ पर एल्गोरिथम का कंसेप्ट नियर अबाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ पर, प्लस उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो दैट्स इट फॉर एल्गोरिथम टॉपिक एंड आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सूडो कोड क्या होता है और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं, और सूडो कोड को लिखना कैसे है, फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।